इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार और खालिस्तानी मूवमेंट जो हुआ था अपने पंजाब में, खालिस्तान आंदोलन आज़ादी के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद गोल्डन टेम्पल में फिर से वो मिलिटेंट्स ने शरण ले ली थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, वापस से ये ऑपरेशन को लॉन्च करना पड़ा था। ये दो फेजेस में हुआ था ऑपरेशन। एक फेज 1 हुआ था, एक 1986 में हुआ था 1986 में, और एक 1988 में हुआ था। तो ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसमें क्या क्या हुआ, इससे क्या नुकसान नहीं हुआ, क्या क्या फायदे हुए, पंजाब में कैसे मिलिटेंसी खत्म हुई, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा खालिस्तानी मूवमेंट की हिस्ट्री जान लीजिए। वैसे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले वीडियो जब मैंने बनाया था उस दिन तो मैंने उसमें पूरी हिस्ट्री समझाई है, तो इस बार दोबारा पूरा उतना वैसे रिपीट नहीं करने वाला हूँ मैं। तो देखिए, साल 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो। देखिए, खालिस्तान का मतलब क्या होता है, द लैंड ऑफ खालसा, खालसा के लिए शुद्ध जमीन। तो अब क्या हुआ, सिखों ने एक्चुअली क्या किया, अब साल 1947 में जब खालिस्तान, माफ कीजिएगा, भारत पाकिस्तान का साल 1947 में बंटवारा हुआ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1947 में जैसे ही बंटवारा हुआ तो उसके बाद हुआ क्या कि काफी है खून खराबा हुआ, देश में दंगे फसाद हुए थे बंटवारे की वजह से, लाखों लोग माइग्रेशन हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, पंजाब उस समय सबसे बड़ा राज्य था, तो पंजाब है ना दो इसमें शामिल हो गया, दो भागों में बट गया था। तो एक पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया जिसकी राजधानी लाहौर की, और और आधा पंजाब इधर रह गया था। तो ऐसे करके जो पश्चिमी पंजाब में पंजाब प्रांत है वो पाकिस्तान में, जो पूर्वी पंजाब है ईस्ट पंजाब वो उधर पंजाब में चला गया। तो सिख लोग वहाँ पे रहते ही थे। अब एक्चुअली क्या हुआ कि है ना, 1950 में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान बन के अब जैसे ही तैयार हुआ उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसी जो संविधान बन के रेडी हुआ तो उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। 1956 में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसके तहत क्या हुआ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे है ना राज्यों को बांटने का आधार था, जिसमें सभी राज्यों को, जैसे महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है तो वहाँ के महाराष्ट्र को अलग, गुजरात की गुजराती है तो वहाँ को गुजरात अलग राज्य होगा, ऐसे करके अलग अलग राज्य बना दिए गए थे। लेकिन इसमें पंजाब को कोई वो नहीं किया गया, पंजाब को कहीं से भी शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे करके पंजाब सूबा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। पंजाब सूबा आंदोलन क्या था कि जो पंजाबी लोग थे, जो भारत में सिख लोग रह रहे थे, उन्होंने बोला कि ये तो गलत बात है कि है ना, ऐसे तो आप है ना सारे राज्यों को है ना भाषाई आधार पे बांट रहे हो, पंजाब को है ना अलग, है ना अलग दरकिनार कर दे रहे हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके ये पंजाब सूबा आंदोलन काफी समय तक चला, और उसके बाद हुआ क्या कि 1966 में पंजाब है ना अलग राज्य बन के आ गया। एक एक्ट के तहत पंजाब को अलग राज्य बना दिया गया, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, और हिमाचल के जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र थे वो हरियाणा में मिला दिए गए, पंजाब को हरियाणा से अलग करके। अब देख, लेकिन उसमें हुआ क्या कि अब जैसे उस समय से भी लेके काफी समय तक यहीं से ही है ना धीरे धीरे करके खालिस्तानी मूवमेंट ने जन्म ले लिया। 1970 में चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान जैसे कुछ लीडर्स ने ही है ना खालिस्तान मूवमेंट को वो कर दिया कि है ना, जाके बोला कि हम खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स में बोल दिया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में मैंने उस दिन बताया था सारी बातें कि है ना, केंद्र की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, राज्यों को जो स्टेट है उसको पूरा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, वगैरह वगैरह, काफी सारी इसमें डिमांड्स थी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया। फिर उसके बाद हुआ क्या कि लेकिन 1975 में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगी तो उसके बाद हुआ क्या कि इंदिरा गांधी हार गई थी। उसके बाद जब 1977 में इलेक्शन हुए तो 1977 में जब इधर इंदिरा गांधी हार गई तो उसके बाद हुआ क्या कि जनता पार्टी की सरकार बन गई भारत में, और प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद पंजाब में भी अकाली दल जीत गया। हालांकि अकाली दल ने तो कभी भी नहीं बोला था कि है ना हमको अलग खालिस्तान बना के दो।
अकाली दल ने तो क्या बोला था कि हमको अलग सिर्फ ऑटोनॉमी दे दो और पंजाब का एक अलग से स्टेट दे दो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके काफी समय तक ये सब चलता रहा। फिर 1980 यहीं से ये ना थोड़ी थोड़ी चीजें बिगड़नी चालू हो गई थी धीरे धीरे करके। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे धीरे धीरे सारी चीजें बिगड़ रही थी, अब कांग्रेस ने तो क्या किया उस समय, अब यहाँ पे जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले, यहाँ पे एक इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नैल सिंह भिंडरावाला। जर्नैल सिंह भिंडरावाले, इसको है ना संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह, सोचिए ज्ञानी जैल सिंह जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, उन्होंने है ना इसको सपोर्ट दे दिया, अकाली दल के सामने ले जाके खड़ा कर दिया, बोला कि लो बेटा ये तुम्हारे सामने तो यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, इसको बहुत सारे सिख क्योंकि संत मानते थे ना, बहुत सारे लोग सिख अभी भी इसको संत मानते हैं क्योंकि ये दमदमी टकसाल का लीडर था और ये काफी कुछ चीजें करता था इसमें, तो उसको भी काफी लोग मानते हैं, काफी सोल्जर भी मानते हैं, तो काफी लोग सोल्जर भी मानते हैं, काफी संत भी मानते हैं, सबकी अलग अलग राय है इसको लेके। हालांकि बहुत से सिख तो ये भी नहीं जानते थे कि खालिस्तान मूवमेंट है क्या, ये खालिस्तान होता क्या है, किसी को भी नहीं मालूम था। तब उसके बाद क्या हुआ कि है ना कुछ पता नहीं था, तब अकाली दल के सामने क्या किया, कांग्रेस ने ना इसको टिकट दे दिया लाके कि है ना भिंडरवाले को आगे इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, और अकाली दल के सामने ले जाके खड़ा कर दिया और बोल दिया कि लो बेटा तुम्हारे सामने तो ये खड़ा हुआ है, कर लो जो करना है। अब क्या हुआ कि है ना, लेकिन बाद में ये भिंडरवाले तो है ना कांग्रेस के इसमें शामिल हो गया कि कांग्रेस के खिलाफ ही बोलना चालू कर दिया इसने, गद्दारी करके कांग्रेस के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, ये सब काम उसके चालू हो गए। 1982 आते आते इसने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की फिर वही बात उठाई, फिर उसके बाद फिर है ना वो धर्म युद्ध मोर्चा का प्रोटेस्ट हुआ, काफी कुछ चला। अब ये लोग गोल्डन टेम्पल में इन्होंने शिफ्ट कर लिया था अपने आप को। अब फिर उसके बाद क्या हुआ था कि है ना लोकल पुलिस में तो इतना भिंडरावाले का इतना ज्यादा खौफ था ना कि कोई भी है ना रात में है ना पंजाब में टहलता तक नहीं था दोस्तों, सोचिए। अब ऐसा होता था ना कि है ना अब भिंडरावाले का इतना मतलब डर रहता था कि है ना इतना लोगों में डर बैठ गया था आम लोगों में कि अब निकले बाहर तो निकले कैसे आखिर। अब ये स्थिति हो गई थी। अब डीआईजी पंजाब पुलिस के जो डीआईजी थे जनरल अवतार सिंह अटवाल, जब उनको भिंडरावाले के फॉलोअर्स ने जब उनकी हत्या कर दी थी ना स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पे, 2 घंटे तक कोई पुलिस वाला डेड बॉडी उनकी उठाने नहीं आया, सोचिए पुलिस भी कितना डरती थी। तो ऐसे करके काफी कुछ हुआ। फिर है ना 1984 आते आते पंजाब के हालात बिगड़ते गए। फिर जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसमें मैंने बताया ही था आपको। ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे तो पता ही है पूरा पंजाब सील हो गया था, इधर से चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली से सारे आने जाने वाले बॉर्डर सील कर दिए गए और काफी कुछ हुआ, ठप कर दी गई थी सारी चीजें, कम्युनल ब्लॉकेट लगाना ये सब काफी कुछ हुआ था। और हरमंदिर साहिब का ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, अकाल तख्त जल गया, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जल गए, किताबें जल गई वहां की, ये सब काफी नुकसान हुआ। फिर जगह जगह प्रोटेस्ट हुए और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का आफ्टर मैथ यही हुआ कि है ना इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी थी। उनके जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अधिकारी थे उन्होंने उनको वार्निंग भी दी थी कि है ना आपके जो सिख बॉडीगार्ड है ये हत्या करने का प्लान बना रहे हैं, इनको आप हटा लो। लेकिन इंदिरा गांधी मानी नहीं, हत्या हो गई। फिर जैसी हत्या हुई उसके बाद देश में सिख विरोधी दंगे चालू हो गए, दंगे हुए। उधर राजीव गांधी ने भी बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया दंगों को लेके कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। तो फिर उसके बाद ये सब हुआ। फिर कनिष्क बॉम्बिंग का केस, पंजाब का जो यूथ था वो तो क्या है कि है ना वो बब्बर खालसा जैसे जो बड़े बड़े संगठन है, आतंकी संगठन, वो खड़े हो गए कि है ना अरे हम तो अब अपना राइट लेके ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। फिर 1985 में अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल की भी हत्या कर दी गई। इसने राजीव गांधी के साथ समझौता तो किया था लेकिन भिंडरावाले के फॉलोअर्स ने इसकी हत्या कर दी। 10 अगस्त 1986 को भारत के 13वें सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य की भी हत्या कर दी गई, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो ऐसे करके काफी कुछ हो रहा था। अब जगह जगह पंजाब में काफी, पंजाब का भी यूथ जो था ना वो पाकिस्तान जा जाके ट्रेनिंग ले रहा था कि किस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना है, क्या करना है, कैसे है ना लोगों को इसके खिलाफ भड़काना है। तो देखिए पाकिस्तान की तो शुरू से यही पॉलिसी रही है, ब्लीड इंडिया पे 1000 कट्स, मतलब
किधर भी अगर इंसर्जेंसी दिखी, कहीं पे भी अगर विरोध प्रदर्शन चल रहा हो, दिख रहा हो, कोई अगर उल्टे सीधे अगर बात कर रहा हो कि है ना हमको देश से अलग होना है ऐसा वैसा, पाकिस्तान सबसे पहले उसमें सपोर्ट में आएगा। तो उसके बाद पाकिस्तान तो सपोर्ट में आते हैं, खैर वो अलग टॉपिक है अभी। तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना ये सब हुआ, फिर मिलिटेंट्स ने क्या किया कि है ना वापस से है ना वो गोल्डन टेम्पल में आके शरण लेनी शुरू कर दी। फिर वो गोल्डन टेम्पल के अंदर आके घुसने लग गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना 30 अप्रैल 1986 को फिर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसे ही लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद उसमें क्या हुआ कि है ना 9 दिन काफी है ना बीएसएफ के 700 जवानों ने है ना क्या किया, पंजाब पुलिस के डीआईजी के साथ है ना घेर लिया मंदिर को, पूरे गोल्डन टेम्पल पे को घेर लिया और है ना वहाँ के कुछ मिलिटेंट्स को पकड़ने में कामयाब भी हो गए। लेकिन इससे भी है ना कोई ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। अब जो उस समय जो इंडिया में फिर उसके बाद भी फिर से वो है ना फिर वापस से है ना वो गोल्डन टेम्पल में बैठे रह गए। फिर वही खालिस्तानी मूवमेंट कि हमको अलग खालिस्तान चाहिए, ये वो ये सब चल ही रहा था। तो यहाँ पे जो है ना उस समय आईबी के जो चीफ थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, अजीत डोवाल ने क्या किया कि स्ट्रेटजी बनाई कि है ना कैसे ये ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाएगा। ऑपरेशन कंडक्ट कैसे करना है इसके बारे में बताया उन्होंने, स्ट्रेटजी वो ये पूरी प्लानिंग की। अब उन्होंने क्या किया, अजीत डोवाल ने किया ना वो रिक्शा चला के जाते, इसकी कहानी बहुत मजेदार है ऑपरेशन ब्लैक थंडर की। हाँ, तो वो अजीत डोवाल क्या करते कि है ना वो एक रिक्शे वाले का भेष बदल के आ जाते हैं। अब रिक्शे वाले का जैसे ही भेष बदल के आते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि अब जैसे ही वो रिक्शे वाले का भेष बदल के आते हैं, फिर वो है ना काफी दिनों तक है ना वो गोल्डन टेम्पल के बाहर ऐसी रेकी करते रहते हैं। अब गोल्डन टेम्पल के बाहर ऐसे रेकी करते रहते हैं, करते 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 काफी दिन बीत जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि है ना लोगों को की नजर पड़ जाती है कि यहाँ पे ये है कौन। अब ऐसी है ना क्या करते कि अब जैसी वो लोगों की इधर नजर पड़ती है, अरे उधर से है ना लोग आते, उधर से उनको लेके जाते अंदर, पिटना चालू कर देते, लात जूता इन सब से वो मारपीट चालू हो जाती है। वो अजीत डोभाल उनको थोड़ा रोकते हैं, अच्छे से समझाते हैं कि देखो ऐसा है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ, आईएसआई का, पाकिस्तान की आईएसआई का मैं सबसे बड़ा जासूस हूँ। वो भिंडरा वाले के लिए वो बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि है ना अब होता क्या है कि चलो ठीक है, अब वो लोग वहां पे फिर ये सुन के घबरा जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, अब ये यहाँ से पाकिस्तान का ये जासूस आया है। अब वो बोलते कि नहीं मेरे को मालिक से मिलना है। अब अंदर से क्या होता है, मिलिट्री काफी है ना गोलीबारी कर रही होती है कि है ना काफी बाहर से हवा में वो लोग गोलियां चला रहे होते हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने पहली वार्निंग दे दी थी कि इस बार कुछ भी करके मंदिर के ऊपर जो जितने भी एनएसजी कमांडोज हैं या जो आर्मी के जितने भी सोल्जर्स हैं, कोई भी है वो है ना क्या बोलते हैं, इस बार अगर स्वर्ण मंदिर में कोई भी नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए, भले ही वो मिलिटेंट्स को कैसे भी तुम निकालो, अंदर जाके पकड़ के लेके आओ, कुछ भी करके, लेकिन हथियारों के साथ तो कोई नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। इस बार उनका साफ कहना था राजीव गांधी का। तो ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद हुआ क्या कि है ना जब जैसे ये बात उठी कि है ना चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि एनएसजी का भी उसी समय गठन हुआ था, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब उस समय ये जब जो हुआ था ये एनएसजी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही बनाया गया था। अब इसमें हुआ क्या था एनएसजी में, देखिए एनएसजी का जो जो गठन हुआ था इसमें जो पंजाब पुलिस के, इसमें 2 लोगों का मेन सबसे बड़ा रोल है। पंजाब पुलिस के डीजीपी जो थे केपीएस गिल, कंवरपाल सिंह गिल उनका, और ये अजीत डोभाल का, ये 2 लोगों का सबसे बड़ा रोल रहा हुआ है इसमें। तो अब देखिए उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे ही उन्होंने है ना ये सब किया, तो फिर उसके बाद अब उन्होंने क्या किया, वो बोला कि मालिक से मिलना चाहता हूँ मैं। अजीत डोभाल अंदर जाते हैं, फिर है ना वहां जाके अब है ना वो मिलिटेंट्स के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि अगर यहाँ पे अगर तुम लोग रहे तो यहाँ तो मारे जाओगे, फिर सोच लेना। फिर अब ये बोल के वो है ना फिर क्या करते कि है ना बोल के कि है ना इसलिए है ना ये खालिस्तानी मूवमेंट की है ना यहाँ पे सरेंडर कर दो, नहीं तो है ना फिर पकड़े जाओगे या जेल वेल जाना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा, तो कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। तो उसके बाद होता क्या है कि चलो ठीक है, वो ये बोल के है ना कन्विंस करने के वो बोल देते हैं। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर ये सब करके अजीत डोभाल जी बाहर आते हैं। फिर वो बाहर आके है ना आर्मी को है ना बोलते हैं कि देखो मैंने वो मिलिटेंट्स को समझाया तो है, कन्विंस किया है कि वो हो सकता है
शायद वो सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि है ना मैंने उनको अच्छे से समझा दिया, लेकिन फिर भी अपन को एहतियात बरतना पड़ेगा। और इस बार ये अपन को ध्यान रखना है कि है ना कुछ भी करके है ना गोल्डन टेम्पल पे अपने को वो नहीं करना है, मतलब गोल्डन टेम्पल के ऊपर जाके अभी गोलीबारी ये सब नहीं करनी है, मंदिर पे एक खरोच नहीं आने देना। और ये ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात है, इसमें मीडिया को है ना पूरी स्वायत्तता दी गई थी, मीडिया को पूरी छूट दी गई थी कि है ना आप अंदर आइए, अंदर आके पूरा ये सीन कवर करिए, और है ना रेडियो पे एक एक चीज इसकी दिखाई जाएगी इसके बारे में कि किस तरीके से है ना ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन में एक्चुअली क्या क्या किया जाएगा, कैसे है ना ऑपरेशन आर्मी को, एक्चुअली पहली आर्मी का ऑपरेशन ब्लू स्टार से एक सबक मिल गया था कि है ना इस तरीके का कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है जिससे मंदिर को कोई नुकसान हो जाए। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि है ना क्या होता है कि है ना वो काफी दिनों तक, अब ये दूसरा फेज जो होता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर का, वो 9 मई से स्टार्ट हो जाता है। 9 मई से शुरू हो जाता है, आर्मी वाले आते हैं, पूरे मंदिर को कब्जा कर लेते हैं, मंदिर को घेर लेते हैं, बाहर हर तरफ से गोलीबारी होती रहती है, बाहर जितनी हर तरफ से गोली वगैरह चलती रहती है। अब उधर क्या करते हैं ना कि है ना अजीत डोभाल जी फिर से अंदर जाते हैं। अजीत डोभाल के बारे में भी मैंने बायोग्राफी करी थी कुछ दिन पहले, तो उसके बारे में भी वीडियो में देख लिया था, माफ कीजिएगा, जो अजीत डोभाल जी हैं उनके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया था, एक बार बायोग्राफी है उसकी उनकी, तो वो देख लीजिएगा वीडियो में एक बार अगर देखना हो तो फिर वो क्या करते कि फिर से वो अंदर जाते हैं अजीत डोभाल, और फिर वो क्या करते हैं, फिर से वो मिलिटेंट्स को जाके फिर वही चीज बोलते हैं कि अगर ये जो तुम ये खालिस्तानी मूवमेंट, ये जो ये यहाँ पे बैठ के तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, ये अगर ये चालू किया ना तो इसका कोई आगे कुछ होना जाना नहीं है, मारे जाओगे फिर यहाँ पे अगर रहोगे तो मौत मिलेगी इससे खाली, तो इसलिए जरा संभल जाओ, सरेंडर कर दो, ये फालतू में यहाँ बैठ के टाइम पास करके कुछ नहीं मिलने वाला है, देश को भड़का के ये है ना बोल बोल के कि हमको खालिस्तानी मूवमेंट चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों के खिलाफ भी अगर कोई आवाज उठाता था ना तो उनको भी मार दिया जाता था, सबसे बड़ी ये भी प्रॉब्लम होती थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना ठीक है, अब उसके बाद जैसे क्या हुआ कि है ना उन्होंने बोल दिया कि है ना ठीक है, अब हो सकता है कि है ना उन्होंने काफी समय तक क्या किया कि है ना ठीक है, वो फिर वापस से समझा के बाहर आ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी भी है ना पुलिस वाले क्या करते हैं, वो पुलिस वाले लोग क्या करते हैं कि है ना, लेकिन उससे पहले पुलिस वालों ने क्या किया था ना, वो अब सब पुलिस की ड्रेस पहन लेते हैं, आर्मी वाले जितने भी है ना सब उन्होंने पुलिस की ड्रेस पहनी होती है, पुलिस की वर्दी में जाते हैं, वो गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिटेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, उनको बता देते हैं कि सरेंडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, अच्छे से बाहर आ जाओ, सब कुछ सरेंडर करके तो कुछ नहीं होगा, बच जाओगे ऐसे में। लेकिन अब उसके बाद होता है कि वो अजीत डोभाल जी फिर भी समझाते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी क्या करती है, बाहर से अनाउंसमेंट कर रही होती है कि अब ऐसी वो हवा में वो लोग गोलियां चला रहे होते हैं कि है ना बाकी की मिलिटेंट शायद सरेंडर कर देंगे, तो ऐसे करके काफी दिनों तक चलता रहता है। और इस बीच में पुलिस भी है ना माइक पे बार बार अनाउंसमेंट करती रहती है कि आप सरेंडर कर दे, क्योंकि हो सकता है अगर आप सरेंडर कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, देश की कोई बेइज्जती नहीं होगी, मतलब सरेंडर करने में कोई बुराई नहीं है, ऐसे वैसे वो पुलिस भी अनाउंसमेंट कर रही होती है। तो 18 मई तक आते आते है ना वो पुलिस वालों को समझ में, माफ कीजिएगा, 18 मई तक आते आते है ना वो मिलिटेंट्स को समझ में आ जाता है कि अब देखो कुछ होना जाना तो है नहीं, तो सरेंडर करना ही सबसे बेस्ट आइडिया है, सरेंडर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे करके वो सब है ना क्या करते हैं, मिलिटेंट्स अपना हाथ, 41 लोग अपना हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर करके वो सब गोल्डन टेम्पल के बाहर आ जाते हैं, पूरे स्वर्ण मंदिर को खाली करा लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी हुई है कि है ना मंदिर को एक खरोच नहीं आई थी, कुछ भी नहीं बोला गया था कि है ना कुछ भी है ना इसमें एक अकाल तख्त पे या कहीं पे भी एक गोली का या किसी चीज का निशान नहीं था कि है ना चलो ठीक है, जैसे लास्ट टाइम ऑपरेशन ब्लू स्टार में कैसे इतना बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि ठीक है, वो ऑपरेशन की वजह से सब सरेंडर कर देते हैं, मिलिटेंसी काफी समय तक रहती है, ऑपरेशन वुडरोज भी चलाया जाता है, काफी कुछ होता है, लेकिन 10 साल के बाद आते आते है ना पंजाब में ये मिलिटेंसी खत्म हो जाती है। और ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसी लॉन्च होता है ना, उसके बाद समझ में आ जाता है सबको कि है ना ये कुछ होना जाना है नहीं इससे,
ये खालिस्तानी मूवमेंट, ये फालतू की बातें, ये सब से कुछ होना जाना तो देखो है नहीं। रहना तो अपने को ये हिंदुस्तान में ही है, तो ये सब करने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। तो उसके बाद ऐसे करके 10 साल तक, काफ़ी टाइम तक ऐसे मिलिटेंसी रहती है, लेकिन हो जाता है जैसे तैसे करके सब निकाल दिया जाता है जैसे तैसे मिलिटेंट्स को। और फिर उसके बाद पंजाब भी आज ना काफ़ी आज डेवलप भी हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। हालांकि अभी पाकिस्तान की वजह से वाघा बॉर्डर वगैरह बंद किया गया, खैर पाकिस्तान की तो बात अलग है, वो तो अलग ही टॉपिक है। तो फिर ठीक है, ये था ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लू स्टार पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, तो वो भी देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।